क्या इमरान खान वाकई माफी मांगने को तैयार हो गए? 9 मई के केसेस वाले रहनुमाओं का क्या बनेगा? इमरान खान के बयान का वो हिस्सा कौन सा है जो मीडिया के ऊपर जारी नहीं हुआ और उसमें क्या कहा गया? उमर अयूब ने आज पार्लिमानी कमेटी का वॉकआउट करके गुस्से के अंदर क्या कहा? कल डी चौक में दमादम मस्त कलंदर करने को कौन तैयार हो चुका है? इलेक्शन एक्ट में हुकूमत से मोहम्मद अहमद रम्ज का लिखा हुआ है, मेरे लहू की सरशारी क्या, इसकी फजा भी कितनी देर, तेरे कफे नाजुक पे रहेगा रंगे हिना भी कितनी देर, उसकी नजर की हल्की सी जुम्बिश क्या क्या जौहर रखती है, ला सकता है ताबे तमाशा आईना भी कितनी देर, कोई तकल्लुम कोई इशारा कोई आहट पास नहीं, जिंदा रहे वीराना जामे दिल की सदा भी कितनी देर, मेरे दिल में गहराई तक जख्म है अंधी ख्वाहिश के, और अभी होंठों पे रहेगा जहरे दुआ भी कितनी देर, आगे धुंध है बेसमती के पीछे गुबारे गमशुदगी, मेरे सर में साथ रहेगी मेरी अना भी कितनी देर। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर। क्या खबरें चली कि इमरान खान ने मशरूत माफी मांगने का फैसला कर लिया। वो क्या बताते हैं कि इमरान खान का यह कहना है कि पहले 9 मई की सीसीटीवी वीडियोस जारी की जाएं और अगर उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस हुए तो माफी मांग लूंगा और उन्हें पार्टी से निकालूंगा और साथ ही साथ उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। यह वो हिस्सा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जारी हुआ और उसके बाद ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई कि यह क्या हो गया, माफी मांगने को तैयार हो गए। और अगर माफी ही मांगना थी तो इतने साल जेल के अंदर बैठ के इतना बयानिया क्यों अपनाया था? अगर माफी ही मांगनी थी तो अपने कारकुनान के ऊपर जबरो सितम क्यों करवाया? अगर माफी ही मांगनी थी तो इतनी जिद्दोजहद किसके लिए? अगर माफी ही मांगनी थी और वापसी का रास्ता ही इख्तियार करना था तो अवाम का एतकाद, अवाम का तयक्कुन वो क्यों खत्म किया? ये लोग सवाल उठा रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सवाल उठाना बजा है, उठाने चाहिए ऐसे सवाल कि अगर पहले कोई कहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर पहले कोई कहे कि मुझे फ्रेम किया गया है, अगर पहले कोई कहे कि मेरे ऊपर धांधली का इल्जाम लगाया गया, अगर पहले कोई कहे कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया, अगर पहले कोई कहे कि मुझे कॉर्नर नहीं किया गया था, मैंने कॉर्नर करने की कोशिश की, और अगर कोई कहे कि मेरे कारकुनान जो हैं वो इस मुल्क के बेहतरीन कारकुनान में शुमार होते हैं, और फिर आके वो ये कह दे कि नहीं मैं तो माफी मांगूंगा और उन लोगों को सजाएं दिलवाऊंगा। ये वो हिस्सा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जारी हुआ। मैं वो हिस्सा सुनवाता हूं कि आज जो उन्होंने कहा जी क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मुझसे माफी का मुतालिबा करने वाले मुझसे माफी मांगे। ये पहला हिस्सा है जो इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात करने की बात कर रहा था। अगर मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पे रोज बरोज इसी तरीके की वजह होनी है तो मैंने तो इस वजह से कहा था कि बैठ के मुज़ाकरात कर लें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर माफी ही कहते हैं ये तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, जारी करें 9 मई की वीडियोस, अगर मेरे कारकुनान उसके अंदर हैं, जारी करें रेंजर्स की गिरफ्तारी की वीडियोस, अगर मेरे कारकुनान ने वहां पे हंगामा बर्पा किया है तो मैं उनको सजा भी दिलवाऊंगा और मैं उन्हें पार्टी से भी निकाल दूंगा। ये पूरा स्क्रिप्ट था, पूरा उसका आखिर वाला हिस्सा चलाया गया। मैं ये नहीं कहता कि आपको फौज के साथ दंगा करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको सियासी मुखालिफिन के साथ हत्के इज्जत जैसा रवैया अपनाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपने स्टैंड से फिर जाएं, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको मफरूजों की बुनियाद के ऊपर बयानिया बनाना पड़े। अगर आपने बयानिया बनाया और अगर आप समझते हैं कि आप स्टैंड करते हैं तो फिर लचक होनी चाहिए अवाम के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी सियासत के लिए नहीं, अपनी हुकूमत के लिए नहीं, अपने अहलो अयाल के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि हो तो मुल्क खुदादादे पाकिस्तान के लिए हो, और अगर चाहत हो तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से हो। ये एक तरफ की सोच नहीं हो सकती, ये 4 तरफ से अगर ये मंजरनामा अपनाया जाएगा तभी कुछ होगा। आज कायमा कमेटी बराए खजाना की मीटिंग थी, तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुबीन आरिफ जो थे वो वॉकआउट कर गए। खजाना कमेटी इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। रुकन कमेटी मुबीन आरिफ जो थे वो खुद नहीं आए, वीडियो लिंक के जरिए वो कमेटी में शरीक हुए। उमर अयूब साहब उठे और उन्होंने उठ के मुबीन आरिफ का तारुफ करवाया कि ये मुबीन आरिफ है। उन्होंने कहा जी ये है जी
हमारे MNA मुबीन आरिफ, जिन पर एजेंसीज दबाव डाल रही हैं। मुबीन आरिफ जो है इसी वजह से कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सके। उमर अयूब साहब ने जब ये बात की तो हुकूमती रुकन जो थे बिलाल कयानी, उन्होंने कहा या तो यहां सियासत कर लें या फिर कमेटी की कार्रवाई पर चलें। उमर अयूब साहब ने इस मौके पर कहा इनका रवैया नाजायज है, हम कमेटी से बायकॉट कर रहे हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब उठे, कमेटी रूम से बाहर गए, उमर अयूब साहब के पीछे दौड़ते हुए जाके उन्होंने मनाने की कोशिश की और उमर अयूब ने वापस कमेटी रूम में आने से इनकार कर दिया। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आपका कोई सियासी हरीफ है, आपको उस पर एतराजात हैं, आप उस पर खुन्नस भी निकालना चाहते हैं, लेकिन आपका रवैया जो है वो हसीना वाजिद जैसा नहीं होना चाहिए। हसीना वाजिद का सिर्फ एक जुमला उनके गले पड़ा था, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की पाकिस्तान से बेहतर, वहां पे सहूलियात पाकिस्तान से बेहतर, बिजली की कीमतें पाकिस्तान से बेहतर, शराए सूद पाकिस्तान से कम, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से ज्यादा, अवाम की नुमाइंदगी पाकिस्तान से ज्यादा, अवाम खुशहाल पाकिस्तान से ज्यादा, बच्चों की तालीम पाकिस्तान से अच्छी, उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बेहतर, उनकी IT की नुमाइंदगी पाकिस्तान से बेहतर, उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत ऊपर, वहां पर डॉलर की कीमत पाकिस्तान से कम और वहां पर टका पाकिस्तान के रुपए से मजबूत। लेकिन सिर्फ एक जुमला था जिस पे लेने के देने पड़ गए। वो एक जुमला क्या था? ये एहतजाज करने वाले, ये आवाज उठाने वाले, ये हलकूम से नारे लगाने वाले, ये मौजूदा हुकूमत पे आवाज उठाने वाले, ये बांग्लादेशी नहीं है बल्कि ये रजाकार है। हमारे यहां रजाकार उन लोगों को कहा जाता है कि जो बगैर पैसे के कोई काम करें, किसी की मदद करें, लेकिन बांग्लादेश में रजाकार एक गाली समझी जाती है। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में बांग्लादेशी लोगों का साथ देने की बजाय पाकिस्तान की फौज का साथ दिया था, तो उनको वह गद्दार डिक्लेयर करके रजाकार कहते हैं। वो आमिराना रवैया था, जिस आमिराना रवैये के बायस वहां पे हुकूमत जाती रही, पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, 300 से ज्यादा हलाकतें हुई। अवामी लीग के 29 लोग जो हैं, या तो वो रहनुमा थे या उनके खानदान वाले थे, उनकी लाशें इस वक्त मिली हैं। तो ये सूरत हाल वहां पे थी और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल। अभी हुकूमत ने ब्लंडर क्या किया? इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में, जो 2017 का था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, पहले तो यह देखना है कि क्या यह प्रोसीजर है या बाकायदा आइन में तरमीम है। अगर तो ये आइन के अंदर तरमीम है तो फिर ये सादा अक्सरियत जो है उससे होगी। 2/3 अक्सरियत अगर हो तो तभी हो सकती है, सादा कानून साजी से ये नहीं हो सकती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 2 जजेस को लेकर 11 जजेस के मध्य मुकाबल खड़ा करना कहां की अक्लमंदी है। तीसरी बात ये कि ये हुकूमत पर्सन स्पेसिफिक लॉ जब अपोजिशन में थी तो उसकी गर्दान करती हुई दिखाई देती थी कि हमारे लिए कानून बनाए जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह को पाबंदे सलासिल रखने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ पे और मुकदमा करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, आसिफ जरदारी को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पे खात्मा करना चाहते हैं, ये हमारे लोगों के ऊपर नए मुकदमात दर्ज करना चाहते हैं, ये एक ही मुकदमे की नौइयत के 10 मुकदमात दर्ज करना चाहते हैं। ये सारी गर्दान थी उस वक्त की ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अब वो हुकूमत में है उसी वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे आप रिव्यू में चले जाएं। कल कायरा साहब ने एक बात की और कायरा साहब ने यह कहा कि अदालत उज़्मा का भी फैसला हरफ आखिर नहीं होता, वहां पर भी रिव्यू का ऑप्शन मौजूद होता है। तो हुजूर रिव्यू में तो आप गए, रिव्यू की तो दरखास्त आपने की, समात की तारीख नहीं लगी, समात की तारीख से पहले आप कानून साजी पर उतर आए। या तो रिव्यू दायर करते, वहां पर अपना मुकदमा पेश करते, फिर सूरत हाल होती तो फिर आते पार्लियामान में। आपने तो सीधा सीधा टकराव वाली पॉलिसी को इख्तियार करना चाहा है। और यह टकराव वाली पॉलिसी किस हद तक गले पड़ेगी, ये इस वक्त हुकूमत को सोचना है। ये जो अदालत पार्लियामान की दी गई एक रूलिंग को वापस करने का इख्तियार रखती हो, वही अदालत फुल कोर्ट में बैठ के ये फैसला कर सकती है कि आपने अदालत के साथ पंगा लिया है। उस दिन से बचिए कि जिस दिन अदालत तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दे। हम तो ये भी सुन रहे थे कि तौहीन अदालत के कानून को भी खत्म करने जा रहे हैं। कीजिए खत्म, इस कानून को भी कीजिए,
मुआशी तौर पे तो लोगों को भी खत्म करने की आप बात करते हैं। आपने खते गुर्बत की वो लकीर ही खत्म कर दी है कि जिसके ऊपर और नीचे का फर्क हमें मालूम होता था। अब वो लकीर खत्म हुई है, सभी एक जैसे हो चुके हैं। ना तो हम किसी को कह सकते हैं ये मुतवस्सत घराने का तबका है, ना तो हम ये कह सकते हैं ये गरीब घराने का तबका है। वो मुतवस्सत और गरीब घराना आपने खते गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक दिया है, लकीर का खात्मा किया, सभी को बराबर कर दिया। और आपने इकबाल के उस मिसरे की तायीद की है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। यानी आपने तफरीक खत्म कर दी कि कोई ये ना कहे कि मैं सैलरी पेशा तबका हूं, कोई ये ना कहे कि मैं झोंपड़ी में रहने वाला हूं, कोई ये ना कहे कि मुझे बिल 40,000 का आया, कोई ये ना कहे कि मैं अपने बेटे को बेचने वाला हूं। यानी सभी को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। और कोई ये ना कह पाए कि मैं कोई सेविंग कर रहा हूं, और कोई ये ना कह पाए कि मेरी सैलरी के अंदर मेरा गुजारा नहीं हो रहा। वो तफरीक का खात्मा आपके गले का तौक बन जाएगा। ये सियासी रहनुमा जो है, ये अपनी सियासत को जब दांव पे लगाते हैं और बयानियों को तब्दील करते हैं, तो फिर आपके पास कोई वजह नहीं बचती कि आप किसी तीसरे इदारे के ऊपर उंगली उठाएं। पहले अपने नफ्स को ठीक कीजिए, अपनी जात को ठीक कीजिए, अपने अखलाक को ठीक कीजिए, फिर दूसरों पे बात कीजिएगा। और जो बातें की जा रही थी जमात इस्लामी के धरने के हवाले से कि अब क्या बनेगा, कल उन्होंने भी दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया। वो ये कहते हैं कि हम उठेंगे मरी रोड से, मिलियन मार्च होगा, डी चौक पे जाके धरना देंगे। और अब ये रावलपिंडी से उन्हें घर भेजने वाले अगर वो डी चौक पे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल रात एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, उस मीटिंग में और लोग भी थे, और उधर से लियाकत बलोच साहब और अमीरुल अजीम साहब आए थे। अब वहां पे मामला तय नहीं हुए कि जिसके बाद यह ऐलान हुआ है कि हम डी चौक में जाएंगे। तो ये डी चौक की सियासत भी खत्म होनी चाहिए। हुकूमत को यह सोचना चाहिए कि हुकूमत की तरजीहात क्या है, कि जिसके बाद डी चौक की सियासत जन्म लेती है और हुकूमत को घर जाना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।